ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जहाँ पर उसके डैड उसे अपनी यूनिवर्सिटी के पहले दिन छोड़ना है थे। शाह यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी को देखकर एकदम mesmerized हो जाती है, बिकॉज सब बहुत ह्यूज होता है एंड वो चल पड़ती है अपनी न्यू जर्नी के लिए, जहाँ पर उसे उसकी मॉम का कॉल भी आता है एंड उसकी मॉम यहाँ पर उसे ऑल द बेस्ट बोल रही होती है। शाह बोलते कि आप फिक्र मत कीजिए, देखना मैं यहाँ पर आप दोनों का नाम कितना रोशन करती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर स्कूल में पढ़ते हुए उसे यहाँ पर एंटायर 1 ईयर खत्म हो जाते हैं, जहाँ पर इस 1 ईयर में शाह ने बहुत कुछ हासिल कर लिया था। इनफैक्ट वो यहाँ पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर भी बन गई थी। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते। शाह स्टेज पर जाकर अपना स्पीच देती है और अपनी लाइफ का मेन गोल उन सभी को बता रही होती है। एंड हम यहाँ पर एक और स्टूडेंट को नोटिस करते हैं जो कि सिर्फ शाह पर पर्सनली ध्यान दे रहा था। इतने में यहाँ पर शाह को एक बुके भी मिलता है उसके सीनियर की तरफ से, जो कि उसी स्टूडेंट ने उसे दिया हुआ था, जिसके बारे में शाह को नहीं पता होता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर देखते कुछ ऐसी लड़कियों को जहाँ पर किसी और की तरफदारी उनसे देख ही नहीं जाती, एंड वो होता है शीन और उनका ग्रुप, जहाँ पर वो लोगों को समझ आ रहा था कि शाह के आने की वजह से यहाँ पर शीन की पॉपुलैरिटी एकदम डाउन हो चुकी है। इनफैक्ट सभी लोग यहाँ पर शाह को स्कूल का बेस्ट गर्ल और ब्यूटीफुल गर्ल मानना शुरू कर दिए, विच मीन्स अब शीन की और उसके ग्रुप की कहीं पर नहीं चलेगी। इसलिए वो लोग ठान लेते कि अभी तो इसे आए हुए बस 1 साल ही हुए हैं, आगे के यूनिवर्सिटी के साल ये खुद ब खुद ड्रॉप आउट ले लेगी, जिसके बाद में यहाँ पर बेचारी की लाइफ में एकदम टर्न एंड ट्विस्ट आ जाते हैं, जहाँ पर उसे बहुत बुली किया जाता है, इतना कि हम यहाँ पर शाह को उसकी प्रेजेंट लाइफ में देखते हैं और ये लाइफ में भी यहाँ पर उसकी एंटायर लाइफ उस एक इंसिडेंट की वजह से कम्प्लीटली बदल चुकी थी। तब यहाँ पर शाह को उसके स्क्रिप्ट राइटर का कॉल आता है, जो कि उसी एक्चुअल में बॉस होती है। यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोल रही थी, बिकॉज शुरुआत से यहाँ पर शाह उसके लिए काम करती आ रही है, जहाँ पर शाह उसके लिए स्क्रिप्ट लिखती है और उन्हीं स्क्रिप्ट्स की मदद से आज यहाँ पर उसे इतनी तरक्की मिली हुई है। तब यहाँ पर वो शाह को उस चीज़ के लिए प्रेस करती है और साथ साथ बताती भी है कि तुमने मेरी इतनी मदद की है, तो थोड़ी मदद तो मैं तुम्हारी यहाँ पर कर ही सकती हूँ। एंड वो यहाँ पर शाह को बाहर बुला रही होती है, जहाँ पर शाह मना कर देती है, बिकॉज उसने बहुत पहले सोशलाइज करना बंद कर दिया था उस इवेंट के बाद में। तब यहाँ पर उसके बॉस उसे कहते कि देखो मेरी बात को माना कि यहाँ पर स्कूल इंसिडेंट की वजह से तुम्हें ड्रॉप आउट लेना पड़ा, तुम्हारी लाइफ में टर्न एंड ट्विस्ट आ गए, लेकिन तुम आखिर कब तक ऐसे रहती रहोगी। यहाँ पर मिस्टर लीन अपनी सिंगल वुमेन वाली स्कीम की वजह से लोगों को जॉब दे रहे हैं। देखो अगर तुम यहाँ पर अपने रेज्यूमे के साथ जाते तो सब तुम्हें पहचान जाएंगे तुम्हारी बैकग्राउंड हिस्ट्री की वजह से, और कोई तुम्हें जॉब नहीं देगा। लेकिन हाँ, अगर तुम आज आती हो इस पार्टी में तो फिर ज़रूर यहाँ पर कुछ हो पाएगा। शाह को पता होता है कि सोशलाइज करना ड्रिंक करना बिल्कुल नहीं पसंद है, बट फिर भी उसे ये सब कुछ करना पड़ेगा अपने आप को यहाँ पर खुद ब खुद सपोर्ट करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर वो उस होटल में चली जाती है। जब यहाँ पर वो उस होटल के बाहर खड़ी होती है तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो उसे वहाँ से भगाने लग जाता है, बिकॉज शाह यहाँ पर एक नॉर्मल सी स्कूटर पर आई थी। इस वजह से यहाँ पर वो उसे जज करने लग जाता है। शाह अपने स्कूटर को यहाँ पर आगे लेके जाते, वही दूर से यहाँ पर ढेर सारी कार आ जाती है और हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मिस्टर लीन को, जो कि यहाँ पर 5 इयर्स बाद अब्रॉड से वापस आए थे। असिस्टेंट और लीन दोनों की फ्रेंडशिप जैसे एक दूसरे का रिलेशन है। तब यहाँ पर वो लीन से पूछ रहा होता है कि आखिर अचानक से तुमने अब्रॉड से वापस यहाँ पर आने का कैसे सोच लिया, अब्रॉड में तो सब कुछ मुझे लगा था कि तुम सेटल ही कर लोगे। तब लीन यहाँ पर उसे बता रहा होता है कि घर वाले चाहते कि वो यहाँ पर शादी करे, घर वालों को एक ग्रैंड चाइल्ड दे, तो फिर उसे ज़रूर यहाँ पर घर वालों की विश पूरी जो करनी होगी, और इसी मिशन से यहाँ पर वो आया हुआ है। असिस्टेंट ये बात सुनकर खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा, पहले तो मुझे लगा करता था कि तुम काम में इतने बिजी हो कि तुम कभी शादी करोगे ही नहीं, और ऐसे भी कोई भी लड़की ऐसे बोरिंग पर्सन को कैसे पसंद कर सकती है। खैर ये सब छोड़ो, ज़रा मुझे बताओ कि तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। एंड जब यहाँ पर वो उसे पूछता है तब लीन के ख्याल में एक ही लड़की आती है, जो कि यहाँ पर शाह होती है, और वो स्टूडेंट यहाँ पर लीन ही था जो कि शाह को देख रहा था और उसने शाह को यहाँ पर बड़ा सा बुके दिया था। तब वो शाह के बारे में ही सोचा जा रहा था। इतने में यहाँ पर उसे सिक्योरिटी गार्ड के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जहाँ पर वो गार्ड शाह पर चिल्लाते हुए उसे चीज़ें पूछ रहा था कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई है, किस लिए आई और किससे बुलाया। तब शाह उसे सब कुछ बताती है और वह सिक्योरिटी से चेक करता है, फिर उसे अंदर जाने की परमिशन ग्रांट करता है, जहाँ पर शाह ठीक उसके सामने से जाती है, बट फिर भी ना ही उसे देखती, ना ही उसे महसूस करती, ना ही पहचानती है। बट लीन तो यहाँ पर शाह में एक हो चुका था, जहाँ पर असिस्टेंट को उसे ख्वाबों से वापस लाना पड़ता है।
लीन यहाँ पर असिस्टेंट से कहने लग जाता है कि इतना बड़ा होटल होकर भी यहाँ के स्टाफ्स का तो तमीज़ भी कोई चीज़ नहीं है, और अभी भी यहाँ पे ये लोग अमीर और गरीब पीपल में डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वो अंदर क्या चला जाता है। एंड असिस्टेंट यहाँ पर गुस्से में आकर उस सिक्योरिटी गार्ड को उसके घमंड के लिए फायर कर देता है। वो बहुत माफ़ी भी मांगता है, लेकिन नहीं, वो लोग उसे यहाँ पर माफ़ नहीं करते। वही दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं जेमी को, जो कि यहाँ पर शॉ की बॉस ही होती है। तब यहाँ पर वो उसे अंदर क्यों लेकर जाती है और यहाँ पर मिस्टर ली को देखते हैं, जहाँ पर जेमी शॉ मिस्टर ली को इंट्रोड्यूस करवा रही होती है और उसकी कंटिन्यूस तारीफ करी थी। इसके अलावा यहाँ पर और भी ढेर सारी लड़कियाँ थी जहाँ पर वो लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते। वही दूसरी ओर वो लोग इस इवेंट को चीयर्स करते हुए यहाँ पर ड्रिंक करना शुरू कर देते। जैसे जैसे शॉ ड्रिंक करी थी वैसे वैसे यहाँ पर वो एकदम से वियर्ड बिहेव करी थी। उसे बहुत ही डिजीनेस सा फील हो रहा था। वही दूसरा यहाँ पर मिस्टर ली वहाँ से चले जाते और ये इवेंट भी ख़त्म हो जाता है। तब यहाँ पर जेमी बोलते कि शुक्रिया इतनी मदद करने के लिए, मैं दिए गए पैसे तो मैं दे दूँगी, चलो अब तुम्हारे घर जाने का टाइम आ चुका है। मैं शॉ उसे बताती कि उसे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, उससे चला भी नहीं जा रहा है। जेमी उसे बोलते कोई बात नहीं, तुम यहीं पर रुक जाओ, ऐसे भी यहाँ के होटल रूम्स कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, यहाँ का खर्चा मैं उठा लूँगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस कमरे में चली जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं लीन को, जो कि अपने कमरे की ओर बढ़ रहा होता है। वही दूसरा शॉ को महसूस होता है कि कोई तो कमरे में आने की कोशिश कर रहा है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वो ली ही होता है, जो जानबूझकर यहाँ पर आता है और शॉ से क्लोज होने की कोशिश करता है। शॉ से बोलने लग जाती कि सॉरी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर आप यहाँ पर क्यों आए और क्या करना चाहते। ली कहने लग जाता कि चलो अब इतना भी प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम्हें पता ही ना हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तब यहाँ पर शॉ से समझा रही थी कि वो ऐसे किसी काम को लेकर यहाँ पर बिल्कुल नहीं आई थी, वो तो जेमी के कहने पर आई थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है और उस समय यहाँ पर शॉ उसे अपने आप से दूर भगा रही होती है, पर फिर भी यहाँ पर वो तो शॉ से भी ज़्यादा स्ट्रांग निकलता है। लेकिन यहाँ पर शॉ उसके फेस में कुछ मार कर वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है, जहाँ पर ली गुस्से में आकर उसके पीछे अपने गार्ड्स को भेज देता है। शॉ भागती रहती है एंड गार्ड्स यहाँ पर उसके पीछे। शॉ जेमी को भी कॉल लगाने की कोशिश करती है मदद के लिए, पर उसका फ़ोन यहाँ पर बंद आ रहा होता है। वही दूसरे वो भागते भागते टकरा जाती है लीन से। एंड जैसे यहाँ पर लीन से टकराती है, लीन को यहाँ पर शॉ को देखते सभी स्कूल की मेमोरीज याद आती है। उससे एकदम नॉस्टैल्जिक फील होने लग जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो जैसे ही गार्ड्स की आवाज़ को सुनता है, वो समझ जाता है कि आखिर शॉ यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रही है और वो लोग उसे चेस कर रहे। तब वो उसे कहने लग जाता है कि घबराओ मत, तुम बहुत डरी डरी से नजर आ रही हो। एंड ऐसा बोलकर यहाँ पर वो अपना जैकेट देता है और उसे हक कर लेता है। गार्ड्स वहाँ पर आते भी है शॉ का चेहरा चेक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और तब उन गार्ड्स को समझ आ जाता है कि ये तो यहाँ पर मिस्टर लीन हुआ है, जिसके साथ हम यहाँ पर पंगा नहीं ले सकते, बिकॉज वो इस कंट्री के सबसे वेल्दी फैमिली से बिलोंग जो करते। और ऐसा सोचकर वो लोग वहाँ से चले जाते, जहाँ पर शॉ भी थैंक यू बोलकर जाने लग जाती है। पर लीन उसे रोकता है एंड कहते कि बस थैंक यू बोलकर तुम यहाँ से जा रही हो। शॉ से कहते कि देखो मेरा बॉयफ्रेंड है। लीन बोलता है कि लगता तो नहीं है कि अच्छा बॉयफ्रेंड है, बिकॉज अगर होता तो आज रात तुम्हें यहाँ पर अकेले ड्रिंक नहीं करना होता और इस तरीके से अकेले नहीं भागना होता। तब शॉ उसे बताते कि मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। लीन बोलता है कि देख रहा हो जिस हिसाब से तुम अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हो, मैंने तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट किया है। तब वो उसे पूछे कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे वीचैट पर ऐड करने के लिए कहता है, ये कहते हुए कि डरो मत, मैं कोई यहाँ पर बैड पर्सन नहीं हूँ, मैं तुम्हारा नंबर इसलिए मांग रहा हूँ बिकॉज मेरा जैकेट तुम्हारे पास है और ये जैकेट कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए ड्राई क्लीन करके मुझे भिजवा देना, हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके, बस इस वजह से यहाँ पर फीचर एक्सचेंज कर रहा हूँ। यहाँ पर वो भी उसकी बातों को समझती है, नंबर एक्सचेंज करते और दोनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देते। जिसके बाद में यहाँ पर शॉ चली जाती है। असिस्टेंट यहाँ पर लीन से कहने लग जाता है कि सब समझ रहा हूँ मैं, ये कोई नॉर्मल सा ड्राई क्लीनिंग वाला बहाना है। फिर दोस्त यहाँ पर शॉ होती है जो कि अपने घर पर पहुँच जाती है एंड हम यहाँ पर लीन को देखते जो कि उसका पीछा करते करते वहाँ तक पहुँच जाता है। तब यहाँ पर वो असिस्टेंट को सीन के बारे में बताने लग जाता है एंड हमें भी फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दिन वही दिन था जिस दिन शॉ यहाँ पर अपना स्पीच दे रही थी और उस समय वहाँ पर स्टाफ आकर लीन को वही बता रहा होता है उसके मॉम डैड के सडन डेथ के बारे में। उनका मेन ऑफिस और ब्रांच यहाँ पर यूएस में था, जिस वजह से यहाँ पर अब उस चीज़ का हकदार कोई और नहीं बल्कि लीन ही था। और अगर लीन को उन सभी चीज़ों को हैंडल करना है तो उसे अभी से यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी। और वो वही समय था जहाँ पर ऑन द स्पॉट
लीन को डिसीजन बनाने थे, वरना यहाँ पर तो वो ऑलरेडी प्लान कर कर आया था कि आज यहाँ पर वो शाह से बात कर कर रहेगा। लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से वो वहाँ पर सिर्फ शाह को एक नोट और एक बुके देकर चला जाता है अपनी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीट करने के लिए। और अब वो 5 साल बाद वापस आ चुका है। असिस्टेंट कहने लग जाता है कि जैसा आपने यहाँ पर मैडम को डिस्क्राइब किया था वो तो उससे बहुत अलग है। तब लीन उसे बता रहा था कि हाँ, ये जिस शाह को हम यहाँ पर देख रहे वो शाह नहीं है जिसके अंदर मैंने बहुत सारा स्पार्क देखा था। न जाने यहाँ पर 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जहाँ पर शाह की इतनी स्पार्कलिंग लाइफ एकदम डार्क लाइफ की तरह बन चुकी है। शाह यहाँ पर जब घर पर आती तब यहाँ पर जी पर चिल्लाने लग जाती, बिकॉज जी भी एक पर्सन था जिससे वो कॉल लगा रही थी और जी ने भी यहाँ पर उसे कॉल को कट कर दिया था इग्नोर करते हुए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो अपना इम्पोर्टेंट निहायती बेवकूफ़ों वाला गेम जो खेल रहा था। तब यहाँ पर शाह उसे गुस्से में आकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तब यहाँ पर शाह को जेमी का कॉल आ जाता है जो उसे बताते कि तुम होटल से कब वापस आ गए, मैंने तुम्हें यहाँ पर कमरे में रुकने के लिए कहा था। शाह से कहते कि विच मीन्स तुमने जानबूझकर मुझे वहाँ पर रुकाया था। और वो ली भी वहाँ पर जानबूझकर आया था। जेमी कहने लग जाते कि बस करो, मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद करो, आखिर मैं क्यों यहाँ पर ली को तुम्हारे कमरे का की कार्ड दे सकती हूँ। तब शाह यहाँ पर थोड़ा बहुत उस पर बिलीव कर रही होती है और उसे पूछने लग जाती कि तो उस चीज़ का क्या जो चीज़ तुमने मुझसे यहाँ पर प्रॉमिस की थी। जेमी कहते कि वो मुझे मेरे बॉस से बात करनी पड़ेगी, वो मैं बात कर कर बताती हूँ। और जेमी को भी यहाँ पर बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर 5 साल पहले शाह के साथ वो इंसिडेंट नहीं हुआ होता तो आज यहाँ पर शाह एक बहुत बड़ी रिपोर्टर होती या फिर स्क्रिप्ट राइटर होती, जहाँ पर सभी लोग उसे बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे होते। इतने में यहाँ पर शाह उसी से कहने लग जाती कि वो रिज़ाइन करना चाहती है, विच मीन्स अब वो जेमी के साथ और काम नहीं करना चाहती है। ये सुनते यहाँ पर जी गुस्से में आ जाता है, कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें याद है ना कि तुम्हारे साथ क्या हो चुका है? एंड हमें यहाँ पर स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाह नॉर्मली शांति से बैठकर अपनी पढ़ाई कर रही थी। उस समय यहाँ पर शीन आ जाती है अपनी चमचे के साथ में एंड सभी से पूछने लग जाती कि क्या किसी ने मेरे यहाँ पर ब्रेसलेट को देखा है, वो बहुत महंगा था। और उसमें से उसकी एक फ्रेंड बताने लग जाती क्या मैंने तो वो कुछ समय पहले यहाँ पर शाह के हाथों में देखा था। शाह से कहते कि देखो बकवास बातें करना बंद करो, मेरे पास यहाँ पर टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बेफिजूल की बातें करने का। जहाँ पर कुछ लोग भी शाह की बातों पर बिलीव कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर शाह उस चीज़ को चोरी क्यों ही करेगी। तब यहाँ पर शीन शाह को टॉन्ट मारने लग जाती है। शाह से बोलते कि देखो जो करना है कर लो, मुझे पता है कि वो चीज़ की चोरी मैंने नहीं की, और ऐसे भी तुम्हारा ब्रेसलेट लेकर मैं क्या ही कर सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसका बैग चेक करने लग जाते विदाउट शाह की परमिशन। और शाह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसका बैग टच करे, बिकॉज उसके बैग में यहाँ पर कुछ पर्सनल चीज़ें भी रखी हुई थी, जिसमें से कुछ पर्सनल चीज़ों में से यहाँ पर एक स्लीपर बाहर निकलता है, एक नॉर्मल सा चप्पल, जिसे देखकर यहाँ पर शीन उसका मजाक बनाने लग जाती है कि आखिर कोई चप्पल यहाँ पर ऐसे कैसे अंदर रख सकता है, वो भी बैग के अंदर। तब शाह से बताते कि देखो वो मेरे मॉम डैड की दी हुई चप्पल, तो फिर उसके साथ मिसप्लेस मत करो। तब यहाँ पर शीन हंसने लग जाती है, कहती कि ऐसे चप्पल कौन पहनता है, ऐसे चप्पल तो मैं तो यहाँ पर वॉशरूम में तक ना पहन कर जाऊँ। मेरे चप्पलों को देख रही हो, लिमिटेड एडिशन वाले शनेल के हील्स है, न जाने यहाँ पर तुम कैसी लाइफ जी रही रहोगी। सभी लोग यहाँ पर उसके उस हील को देखकर इम्प्रेस हो जाते और शाह को अच्छा नहीं लगता कि यहाँ पर वो छोटे बड़े में कंपैरिजन करिए। वो उसे कहते कि देखो मैं यहाँ पर विलेज से आई हूँ, मुझे इन फैशनेबल चीज़ों का कोई नॉलेज नहीं है, और जस्ट बिकॉज मुझे नॉलेज नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरीके से ट्रीट कर सकती हो। वही दूसरे यहाँ पर शीन की फ्रेंड होती है जिसके हाथ में वो ब्रेसलेट आ जाता है और वो सभी को दिखाने लग जाती है कि किस तरीके से शाह ने यहाँ पर इस ब्रेसलेट की चोरी की है, और एक तो वो गरीब भी है। तब यहाँ पर शीन उसे पकड़कर मारने लग जाती है और तब शाह बेचारी कुछ कर भी नहीं पाती। इतने में वहाँ पर प्रोफेसर आ जाते हैं जहाँ पर शीन घबराने लगती है और प्रोफेसर यहाँ पर शाह को अपने स्टाफ रूम में बुला लेते हैं। जब यहाँ पर वो जाती है स्टाफ रूम में तब उसे लगा था कि यहाँ पर प्रोफेसर उसकी मदद करेंगे, उसकी बातों को समझेंगे, और प्रोफेसर उसकी मदद करने के तो रेडी थे, लेकिन यहाँ पर उसके बदले में वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे शाह से। शाह से कहने लग जाते कि आप एक प्रोफेसर हैं और आप ऐसी बातें करें, पर प्रोफेसर को इन चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाह कहने भी लग जाते कि फ़िलहाल जो कुछ भी हो उन सभी चीज़ों की कंप्लेंट मैं कर रहूँगी। प्रोफेसर यहाँ पर हंसने लग जाता है और कहते कि तुम्हें क्यों लगता है कि कोई यहाँ पर तुम जैसी नादान बच्ची की बातों पर विश्वास करेगा। अभी भी टाइम है, जो कह रहा वो कर लो, वही यहाँ पर मैं तुम्हारी साइड रहूँगा, तुम्हारी मदद करूँगा। जिस चीज़ के लिए यहाँ पर शाह मना करते हैं यहाँ पर उसे मार देती है और वहाँ से भागने लग जाती है।
जिसके बाद यहाँ पर वो दिन शाह का आखिरी दिन होता है स्कूल में। वो उस प्रिंसिपल को भी समझाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं, प्रिंसिपल का वो चेला टीचर था, जहाँ पर वो शाह की बात को इग्नोर कर देता है और शाह का सारा ब्राइटफुल सपना, फ्यूचर सब कुछ यहीं पर खराब हो जाता है। एंड ये सब कुछ याद करते हुए यहाँ पर राटिन बहुत इमोशनल जाती है, जहाँ पर सी उसे बहका रहा होता है, उसे का यहाँ पे ब्रेन वॉश कर रहा होता है, उसे समझाने के लिए कि उसे यहाँ पर जॉब नहीं छोड़नी चाहिए, बिकॉज अगर वो यहाँ पर जॉब छोड़ देगी तो फिर सी के पास पैसे कहाँ से आएंगे और उसकी कजिन जेमी उसे स्क्रिप्ट कहाँ से मिलेगी। जी उसे कहने लग जाता है कि देखो, भूलो मत कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी मदद करोगी, हम दोनों मिलकर यहाँ पर पैसे अर्न करेंगे। तुम भूल गई मैंने और मेरी कजिन जेमी ने तुम्हारी कितनी हेल्प की है, और बस आज एक इंसिडेंट की वजह से तुम ये सब कुछ कर रही हो। इतने में यहाँ पर शाह को जेमी का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर से बता रही होती है कि होटल के सभी सीसीटीवी फुटेजेस ब्रेक डाउन हो चुके हैं, जहाँ पर कोई भी एविडेंस कैप्चर कर पाना मुश्किल है। और शाह को ऐसे भी ये सारी की सारी चीज़ें एक्सपेक्टेड थी। जेमी यहाँ पर बड़ी क्यूरियसली उसे पूछ रही थी कि क्या इन चीज़ों क्या भला, क्या यहाँ पर शाह के पास कोई भी प्रूफ है या कोई एविडेंस है। शाह यहाँ पर सोचने लगती है और उसे कहते कि नहीं, जाने दो, आई थिंक हमें आज के इस मैटर को भूल जाना चाहिए और ऐसा प्रिटेंड करना चाहिए कि जैसे आज कुछ हुआ ही नहीं था। एंड जेमी उसकी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है, कहती कि ये की ना समझदारी वाली बात, मैं तो तुम्हें वही समझा रही थी कि जाने दो, ऐसे भी यहाँ पर वो ली हमारे पंगे के लायक नहीं है, हम यहाँ पर वो चक्कर हो जाएंगे पर उसे फाइट कभी नहीं कर पाएंगे। वही दूसरी यहाँ पर जीबी उसे अप्रिशिएट कर रहा होता है इस बहादुर वाले डिसीजन के लिए, जहाँ पर वो उसके पास से आता है, बट शाह उससे दूर होकर वहाँ पर अपने बेडरूम में चली जाती है। उस समय यहाँ पर वो अपने डायरी को ओपन करती है, उस डायरी में वो नोट लिखा हुआ था और वो नोट रहता है जो नोट उसे यहाँ पर बुके में मिला हुआ था। हालांकि शाह को अभी तक पता नहीं है कि ये नोट उसे किसने दिया था, लेकिन अब तक यहाँ पर उसने उस नोट को संभाल कर रखी है, बिकॉज एवरीडे यहाँ पर ये नोट उसे मोटिवेशन देती है, उसे अपने आप पर बिलीव दिलाती कि वो सचमुच वर्थ है इन सभी चीज़ों के। इतने में यहाँ पर उसे टेक्स्ट आ जाता है लीन का, जो कि उसे उसके कोड के बारे में याद दिला रहा होता है। तब शाह भी यहाँ पर ड्राई क्लीनिंग वाले को कॉल कर देती है और कोड डिलीवर कर देती है ताकि वो टाइमली यहाँ पर फिक्स होकर आ जाए। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि जाकर यहाँ पर वो कोड उसे डिलीवर करने के लिए आ जाती है। एंड तब यहाँ पर जैसे वो उस होटल रूम के अंदर एंटर करती है, वहाँ का स्टाफ बड़ी पोलाइटली यहाँ पर उसे गाइड भी करता है। जैसे यहाँ पर वो उस लीन को देखती है, वो अपने दोस्त के साथ में था एंड लीन की दोस्त उसे टीज करने लग जाती है, ये कहते हुए कि कहीं ये ब्यूटीफुल वुमन तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है। शाह यहाँ पर इस बात से डिनाई करने वाली थी, बट नहीं, लीन उन्हें यहाँ पर एक्सेप्टेंस देने लगी, हाँ वो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते यहाँ पर शाह से धीमी आवाज़ में कहते कि ये तुम क्या बोल रहे हो। लीन कहते कि देखो, मैं तुम्हारी कल मदद की थी ना, और ये लोग मुझे चिढ़ाते आ रहे कि मैं कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकता, तो बस तुम मेरी भी मदद कर दो। जिसके बाद में यहाँ से वो लेकर जाने लग जाता है घर तक जॉब करने के लिए। और जब वो कार में बैठ रही थी, तब जी और उसका दोस्त यहाँ पर स्कूटर पर होते हैं, जहाँ पर वो लोग शाह को देख लेते और उस कार का पीछा करने लग जाते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग जब कार से जा रहे थे, तब ड्राइवर नोटिस करता कि कोई तो उनका पीछा कर रहा है, जो कि एक स्कूटी होती है। जब शाह यहाँ पर उस स्कूटी को नोटिस करती है, तब वो समझ जाती कि आखिर वो पर्सन कौन है। एंड यहाँ पर वो लीन को बता दिए कि वो उसे नहीं देखना चाहती गलती से भी। तब यहाँ पर वो नीचे की ओर छुप जाती है। लीन यहाँ पर अपने विंडो को डाउन करता है। लीन को देखती सी और उसका दोस्त उसे पहचान जाते। एंड लीन यहाँ पर सी को वार्निंग दे रहा था कि मेरे लग्जरियस कार के आसपास ही अपनी स्कूटी को लाना मत, एक हल्की सी खरोच और लाइफ टाइम डेब्ट तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ऐसा बोलकर यहाँ से वो कार आगे चली जाती है। जिसके बाद जब वो लोग घर पहुँचते, तब बाहरी शाह यहाँ पर उससे रुककर वो कोट उसका दे रही थी। लीन उसे कहता कि अंदर आकर दो। एंड जब वो अंदर आती है, तब यहाँ पर वो ह्यूज लाइब्रेरी को देखती है, जिसमें यहाँ पर ढेर सारे बुक्स थे, और ऐसे भी बुक्स जो कि एकदम रेड डॉक्यूमेंट्स है, जो शाह को पढ़ने थे, बट वो रेयर है इस वजह से मिल नहीं पाते। इस चीज़ के लिए यहाँ पर वो लीन का परमिशन लेती है। लीन उसे यहाँ पर परमिशन ग्रांट कर देता है, बट शाह का हाथ तो वहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा था, और उस समय यहाँ पर वो उसकी हेल्प करता है, जहाँ पर इन दोनों की क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है। शाह यहाँ पर टॉपिक को डाइवर्ट करते हुए उसे थैंक के बोलती है उस बुक के लिए। एंड लीन यहाँ पर उसे पूछने लग जाता है कि ज़रा मुझे एक बात बताना, मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट तब पढ़ने दूंगा अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दोगी तो। पहला, कि क्या तुम सचमुच यहाँ पर एक होस्ट रिपोर्टर बनना चाहती हो, और अगर हाँ तो फिर तुम नॉर्मल से स्क्रिप्ट राइटर क्यों हो। सेकेंड क्वेश्चन, आखिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा क्यों है, क्योंकि तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड से एकदम अलग हो।
तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट डिजर्व करती हो, तो ऐसा बॉयफ्रेंड चुनने की क्या ही ज़रूरत थी। और थर्ड क्वेश्चन पूछने तक तो यहाँ पर उन दोनों के बीच एक्सीडेंटल किसी हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर बाद में का सीन देखते हैं जहाँ पर शाह होती है उस ऑफिस में, बिकॉज जेमी ने यहाँ पर उसे बुलाया था वर्क अपॉर्चुनिटी के नाम से। उस समय यहाँ पर हम देखते हैं जहाँ पर वो लोग ब्रांच ऑफिस में थे एंड यहाँ पर लीन ने इस पूरे के एंटायर कंपनी के ऊपर अपना ओनरशिप डाल दिया था, यानी कि उसने यहाँ पर इस कंपनी को परचेज किया था। तब यहाँ पर वो चला तो जाता है उस रीजनल ऑफिस डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जिसमें यहाँ पर शाह गई हुई है वो ब्रांच ऑफिस है। वही दूसरा में यहाँ पर देखते शाह को जहाँ पर वो लोग उसे लॉक कर रखे हुए थे, बिकॉज अब यहाँ पर वो ली नाम का इंसान आने वाला था जो कि यहाँ पर शाह से रिवेंज लेना चाहता था। और इस चीज़ के अंदर यहाँ पर जेमी, उसके दोनों चेले, ली, यहाँ पर उसका असिस्टेंट, वो सभी लोग मिले जुले थे। शाह तो यहाँ पर विंडो से कूदने भी वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। उसी समय वो लोग यहाँ पर उसे उसी रूम के अंदर बंद कर वहाँ से चले जाते। ली तो यहाँ पर बहुत एक्साइटेड था शाह से मिलने के लिए, पर जैसे वो लोग दरवाज़ा खोलते वो लोग यहाँ पर लीन को देखते और वो लोग उसे पहचानते नहीं थे। तभी यहाँ पर वो लोग शाह शाह कर जोर से बुलाने लग जाते। असिस्टेंट शाह को वहाँ पर शांति से बैठने के लिए कहता है एंड बोलता है कि फिक्र मत करो, सब कुछ यहाँ पर हैंडल हो जाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देते और सभी लोग चुपचाप आकर उसके बाजू में बैठ जाते, बिकॉज उन्हें पता था कि आज उनके न्यू बॉस हायर हुए हैं, विच मीन्स उनका एक न्यू बॉस है जिन्होंने अब कंपनी की ओनरशिप ले ली है। बट वो यहाँ पर ब्रांच ऑफिस में आएंगे, इस बात का आइडिया उन्हें यहाँ पर ज़रा सा भी नहीं था। तब इतने में बातें करते करते यहाँ पर सामने से ली शाह वाला टॉपिक निकाल ही देता है और अब इन चारों में यहाँ पर आपस में झगड़ा होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर चारों के चारों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं। तीनों मिलकर ली को कहते और ली एक एक कर उन सभी की पोल खोलता जाता है। तभी यहाँ पर वो से कहता है कि तुम लोग फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी सज़ा ज़रूर मिलकर रहेगी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो चारों वहाँ से शांति से चले तो जाते, ये सोचते हुए कि मिस्टर ली ने कुछ किया नहीं, पर उन्हें पता होता है कि किसी तूफान के आने की पहले की शांति है। इतने में यहाँ पर आ जाती है ली की वाइफ, जो आते ही यहाँ पर उसे वो रिकॉर्डिंग सुना रही होती है और वो उसका कान खींच से बता रही थी कि चलो मैं तो तुम्हें यहाँ पर मैरिज ब्यूरो में डिवोर्स देते टाइम बताऊंगी, अब एलिमनी के नाम पर तुम्हें इतना हड़पूंगी कि तुम्हारे पास यहाँ पर भीख मांगने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। और इस तरीके से तो यहाँ पर बेचारे की सेटिंग लग ही जाती है। अब बचे होते बाकी के तीन लोग। जेमी को यहाँ पर वर्क डायरेक्टर स्टेशन की तरफ से कॉल आ जाता है, वो खुश हो जाती है बिकॉज नॉर्मली यहाँ पर वो किसी को कॉल नहीं करते और यहाँ पर वो उसे गुड न्यूज़ बता रहे होते कि जिमी के साथ साथ उसके दो चेले हैं, वो तीनों के तीनों को इस कंपनी से हमेशा के लिए फायर किया जा रहा है, जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बैड न्यूज़ होती है। ये सुनते उन तीनों के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। और वही दूसरी यहाँ पर शाह थी जो कि लीन का थैंक यू बोल रही होती है उसे सेव करने के लिए। वही दूसरी यहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि एटलीस्ट 2 बार तो कम से कम यहाँ पर लीन ने उसे सेव किया है। तभी यहाँ पर वो उसे समझाने लग जाते कि आखिर उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता आ रहा है, बिकॉज यहाँ पर ना उसके पास पैसे और वो पैसा से हमेशा पावर आती है। और यहाँ पर वो सारी चीज़ें बोलना शुरू करती है, जहाँ पर लीन उसके मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर रहा था कि ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे पास भी पैसे हो तभी तुम्हारे पास पावर आ जाए। ऐसे भी तुम उस पर्सन के साथ भी जा सकती हो जिस पर्सन के साथ यहाँ पर पावर है, तुम उसका यूज़ कर सकती हो अपने आप के पास पावर लाने के लिए, और उस चीज़ की मदद से यहाँ पर तुम अपने आप को आगे बढ़ा सकती हो, उन लोगों से रिवेंज ले सकती हो। शाह भी यहाँ पर समझ जाते कि आखिर वो क्या बोलना चाह रहा है। इतने में यहाँ पर शाह को जेमी का कॉल आ रहा होता है, जहाँ पर वो उसे कहते कि मुझे जाना पड़ेगा, पर लीन उसे जाने नहीं देता एंड दोनों यहाँ पर सेम सोफा पर होते हैं। जिस समय यहाँ पर लीन उसे कहता कि देखो तुम मुझे यहाँ पर एज अ पावरफुल पर्सन यूज़ कर सकती हो, मुझे यहाँ पर कोई भी टेंशन या आपत्ति नहीं है। एक बार फिर से यहाँ पर जेमी उसे कॉल लगाती है, जहाँ पर लीन उस कॉल को पिक करके कहता है कि बोलो क्या हुआ, कुछ इमरजेंसी काम है तो मुझे बताओ, मैं कर देता हूँ। जेमी माफ़ी मांगते हुए यहाँ पर कॉल तुरंत ही कट कर देती है जैसे वह लीन की आवाज़ सुनती है। वही दूसरी यहाँ पर शाह और लीन को मना कर देती है, उसे ये बताते हुए कि मेरा बॉयफ्रेंड है। लीन बोलता है कि आगे कितनी बार सेम चीज़ बताओगी, मुझे यहाँ पर कोई भूलने की बीमारी नहीं है। आई नो तुमने बताया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, लेकिन क्या वो सचमुच तुम्हारी फिक्र करता है? तुम इतनी बार मुसीबत में आई हो लेकिन मैंने आज तक उसे नहीं देखा तुम्हें बचाते हुए। शाह वहाँ से चली जाती है। असिस्टेंट आकर लीन से पूछने लग जाते कि अब क्या हुआ, तो वो उसे बता रहा था कि कुछ नहीं, बस वो जा रही है अपने बॉयफ्रेंड के यहाँ पे। असिस्टेंट कहने लग जाते कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी भी यहाँ पर मैडम की नज़रों में तुम हीरो नहीं बने हो लगता है।
लेन उसे कहने लग जाता है कोई बात नहीं, मैं और भी ज़्यादा वेट कर सकता हूँ और लाइफ टाइम के लिए सिंगल ज़रूर रह सकता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वह असिस्टेंट को उसके बॉयफ्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कह देता है। शाह जब यहाँ पर घर पर आती है तब जी उसे कहने लग जाती है कि अच्छी बात है, तुम यहाँ पर मिस्टर ली से माफ़ी मांग कर आ रही हो ना। शाह उसे बताती कि नहीं, और तब यहाँ पर जी उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि बेवकूफ़ हो क्या, तुम्हें पता ना कि तुम्हारी माफ़ी मांगने पर हमें यहाँ पर कितने ज़्यादा पैसे मिल रहे थे। शाह से कहने लग जाती कि लगता है यहाँ पर पैसे के अलावा तुम्हें किसी और चीज़ पर फोकस करना ही नहीं है, तुम्हें मेरी हालत के बारे में कुछ जानना ही नहीं है। जी यहाँ पर उसे कहने लग जाते कि अच्छा, तो तुम अभी यहाँ पर इमोशनल ड्रामा कर रही हो। शाह से कहते कि जाने दो, मुझे यहाँ पर अंदर जाकर रेस्ट करना है, और वह यहाँ पर अपने बेडरूम में चली जाती है। वही दूर से यहाँ पर जी को आ जाता है लोन शाह का टेक्स्ट, जो उसे कह रहे होते कि सर पैसे कब लौटाने वाले हो या फिर अपने ऑर्गन सेल करने वाले हो। वही दूसरे यहाँ पर जी को उसके दोस्त का कॉल आ जाता है, जो कि उसे कह रहा होता कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि गैम्बलिंग मत करो, ये चीज़ ठीक बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे भी वो बेचारी यहाँ पर तुम्हारे मेडिकल एक्सपेंसेस पे करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है, अब उसी के पैसे से तुम यहाँ पर अपने भी गंवाए हुए पैसे पे करोगे, क्या तुम बेवकूफ़ हो गए हो। और वो लोन शार्क्स को तुम्हारा एड्रेस मिल चुका है, कुछ समय में वो लोग वहाँ पर आती होंगे, बेहतर होगा अगर तुम शाह को लेकर वहाँ से चले जाओ तो। और यहाँ पर जी ठहरा एक सेल्फिश पर्सन, उसे सिर्फ अपनी फिक्र होती है। यहाँ पर वो अपना सामान पैक करता है और वहाँ से भाग जाता है। इतने में यहाँ पर शाह को रियलाइज़ होता है कि कोई तो दरवाजे पर आकर दरवाज़ा कंटिन्यूसली ठोके जा रहा है, और जी दरवाज़ा नहीं खोलता, और बाहर जाकर उसे पता चलता है कि जी तो घर पर है नहीं। वो गुंडे यहाँ पर घर के अंदर घुस आते हैं और यहाँ पर शाह को बता रहे होते कि जी के ऊपर कितना भारी भरकम लोन है। तब यहाँ पर वो उन्हें समझा रही होती कि ठीक है, मैं फ़िलहाल के लिए कुछ पैसे दे देती हूँ, जब यहाँ पर जी वापस लौटेगा बाकी के पैसे मैं यहाँ पर उससे मांग लूँगी। वो गुंडे यहाँ पर हंसने लग जाते एंड कहते कि तुम्हें सचमुच लगता है कि जी वापस लौटेगा। शाह यहाँ पर कहते कि देखो वो लौट आएगा, मैं फ़िलहाल तुम्हें कुछ पैसे दे रही हूँ ना, उसे रख लो। एंड यहाँ पर वो अपनी पासबुक को बाहर निकालती है, जहाँ पर पासबुक मुझे पता चलता है कि उसके बैंक में तो यहाँ पर 0 बैलेंस है, बिकॉज वो सभी पैसे यहाँ पर से यूज़ कर चुका है गैम्बलिंग के लिए। उस समय यहाँ पर गुंडू ने तो सब कुछ पता कर रखा था, इनफैक्ट शाह की मॉम के बारे में भी, जो कि यहाँ पर लेदर के चप्पल सीला करती है। तब वो लोग यहाँ पर उसे कॉल लगाते एंड कह रहे होते कि कर लो, आखिरी बार अपनी मॉम से बात कर लो, ज़रा हम भी तो देखें कि माँ बेटे का रिश्ता कितना ज़्यादा गहरा है। शाह यहाँ पर अपनी मॉम के साथ बड़ी नॉर्मली बात करती है ताकि उन्हें पता ना चले कि आखिर वो किन चीज़ों से गुजर रही है। एंड गुंडे यहाँ पर शाह को एक आखिरी वार्निंग देते, वो भी यहाँ पर सिर्फ 24 घंटों का। इतने टाइम में यहाँ पर उसे जी को ढूंढना होगा या फिर पैसे लाकर देने होंगे। तब यहाँ पर शाह ठान लेती है कि वो जी को ढूंढ करेगी। एंड यहाँ पर शाह को कॉल आ जाता है उसके यानी कि जी के दोस्त का, जो कि उसे कह रहा था कि तुम दोनों ज़रूर यहाँ पर पोर्ट पर आ जाओ जल्दी से, मैंने यहाँ पर शिप को तैयार रखी है। तब शाह समझ जाती है कि इसके फ्रेंड को लग रहा है कि वो भी उसके साथ है, जिसके बाद वो ढूंढते हुए उसे उस और पहुंच जाती है। उसका फ्रेंड यहाँ पर जी को आगे देखकर कहने लग जाता है कि शाह कहाँ पर है, और तब यहाँ पर जी के पास कोई रिस्पॉन्ड नहीं होता। तब उसके फ्रेंड को यहाँ पर रियलाइज़ होता है कि ये तो शाह को वहीं पर छोड़कर आ चुका है, जिस चीज़ को लेकर यहाँ पर वो उसमें चिल्ला रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पर अपने लवेबल पर्सन को इतनी सीरियस सिचुएशन में ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है। तब यहाँ पर जी उसे क्लियरली सारी बातें बता रहा था कि उसने शुरुआत से शाह को यहाँ पर घर पर इसलिए रखा ताकि वो और उसकी कजिन शाह का यूज़ कर सके, ताकि घर में यहाँ पर कुछ पैसा आ सके। वो मेडिकल एक्सपेंसेस सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एक बहाना थी, और मैं उसे कुछ लाइक वाइक नहीं करता, मुझे सिर्फ यहाँ पर उसके पैसों से मतलब है। शाह यहाँ पर उसकी सभी बातों को सुन लेती है एंड फिर जी प्रिटेंड ऐसा करते कि ऐसे वो उसके बोलने का वो मतलब नहीं था जो कि शाह समझ रही है। शाह यहाँ पर उसे थप्पड़ मारती और उसका दोस्त उसे समझा रहा था कि अभी भी मौका है, अपनी गलती को सुधार लो और तुम दोनों एक बार फिर से रिस्टार्ट कर सकते हो। बट नहीं, जी तो यहाँ पर एकदम इगोइस्टिक पर्सन था, वो अपनी गलतियों के लिए भी यहाँ पर शाह पर चिल्लाना शुरू कर देता है और वो उसे धक्का मारता है जहाँ शाह गिरने वाली थी, लेकिन उस समय वहाँ पर लीन आकर उसकी मदद करता है। एंड तब यहाँ पर वह शाह से कहने लग जाता है कि देखा, मैं इसी चीज़ के रिगार्डिंग तुम्हें समझा रहा था कि तुम जैसी इतनी अच्छी वुमेन इतने बेरोजगार इंसान के साथ अच्छी नहीं लगती, वो तुम्हें यहाँ पर डिजर्व नहीं करता, तुम्हें खुद का वैल्यू अभी तक कुछ पता नहीं है। जिसके बाद जाकर यहाँ पर वो जी को बहुत पिटता है, साथ साथ वहाँ पर गुंडे भी आ जाते। लीन शाह को उठाकर जाने लग जाता है एंड शाह यहाँ पर उन गुंडों से क्लियरली कह देती है कि उसका इस जी के साथ में कोई भी रिश्ता नहीं है। एंड फिर लीन यहाँ से उसे लेकर चला जाता है अपने घर पर। वही दूर से यहाँ पर वो उसके लिए पानी लेकर आ जाता है एंड यहाँ पर वो शाह को सीधा शादी करने के लिए बोल देता है। शाह को बिलीव नहीं होता कि इतना बड़ा पर्सन उसके साथ शादी करना चाहता है। तब वो उसे कहते कि देखो, मुझे यहाँ पर मजाक नहीं पसंद है। लेकिन उसे कहते कि नहीं, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ,
मैं तुम्हें पसंद करता हूँ एंड तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, और इस चीज़ में मैं यहाँ पर तुमसे कोई ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना चाहता। शाह उसे बताने लग जाती कि लेकिन मेरा पास्ट है, और जी उसे क्लियरली कह देता है कि शाह के पास से उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर जो भी पास्ट होगा वो उस चीज़ को लेकर उसे ज़रूर सपोर्ट करेगा। इस चीज़ से यहाँ पर शाह को याद आता है कि किस तरीके से उसने कितने लोगों को समझाने की कोशिश की कि उसकी गलती नहीं है, पर आज तक न किसी ने उसकी बात मानी और न किसी ने उसे सपोर्ट किया। बट यहाँ पर लीन डिफरेंटली बात कर रहा था। लीन उसे कहने लग जाती कि देखो, जल्दबाजी में मत सोचो, तुम आराम से अपना टाइम दो। बट हाँ, 2 दिन बाद यहाँ पर मेरा बर्थडे है, और मैं चाहता हूँ कि उस दिन तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक करो। अब तुम मेरी सभी फ्रेंड से तो मिल चुकी हो उस दिन, और सभी लोग तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड मानते, और इतना सा कर दो कि तो मेरे लिए बहुत बड़ा फेवर होगा। बाकी का डिसीजन तुम आराम से सोच कर लो, भले यहाँ पर तुम्हें 10 साल के लिए लग जाए, तुम आराम से इस घर पर रह सकती हो और सोच सकती हो। वही दोस्तों यहाँ पर जीक तो इतना पिट जाता है कि यहाँ पर जेमी को उससे मिलने के लिए आना पड़ता है। तब जेमी यहाँ पर उसे लीन के बारे में बता रही थी कि वो कितना पावरफुल पर्सन है, इस वजह से वो लोग कुछ नहीं कर सकते। इतने में यहाँ पर शाह की मॉम आ जाती है उसे मिलने के लिए ढेर सारा सामान लेकर, और जी को और जेमी को उनका न्यू टारगेट मिल जाता है, जो कि शाह की मम्मा थी, बिकॉज शाह की मम्मा यहाँ पर शाह की वीक पॉइंट जो होती है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लीन की बर्थडे पार्टी को, जहाँ पर सभी लोग बहुत एक्साइटेड थे, बिकॉज सभी को पता था कि लीन यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाने वाला है। और जैसे ही वो दोनों एंटर करते, सभी मिलकर यहाँ पर उसकी तारीफ कर रहे होते। लीन कुछ समय के लिए यहाँ पर अपने बेडरूम में चला जाता है अपने टैब को लेने के लिए असिस्टेंट के साथ में, और उसी समय हम यहाँ पर देखते हैं जेमी को और जी को, जो कि यहाँ पर शाह की मम्मा को लेकर वहीं पर आ जाती है। और वो लोग इस उम्मीद से आए थे कि आज वो लोग एक बहुत ही अच्छा ड्रामा क्रिएट करेंगे शाह की रेपुटेशन को डाउन करने के लिए। आंटी जैसी यहाँ पर शाह को इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस में देखती है, वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और इमोशनल भी, बिकॉज उन्हें पता है कि ऐसी चीज़ें वो बेचारे यहाँ पर शाह को नहीं प्रोवाइड कर सकते। तब यहाँ पर सभी लोगों को समझ आ रहा था कि आंटी यहाँ पर बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती होगी, लेकिन यहाँ पर शाह को इस चीज़ की शर्मिंदगी बिल्कुल महसूस नहीं हो रही थी। वो उन्हें यहाँ पर सभी के सामने प्राउडली बता रही थी कि ये आंटी उसकी मम्मा है, जो कि यहाँ पर माउंटेन से बिलोंग करती है, जहाँ पर शाह भी रहा करती थी। और वह बस इतना ही नहीं, अपने मॉम डैड के ऑक्यूपेशन के बारे में बताती है, जो कि एक छोटा सा बिजनेस होता है, लेकिन उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर बिल्कुल भी शेमफुल नहीं थी। वो यहाँ पर सभी को बताती है कि कितनी मेहनत कर कितने पैसे जोड़कर उन्होंने शाह को यहाँ पर एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए लाया था, जिस चीज़ के लिए यहाँ पर वो कितने भी पैसे अपने मॉम डैड को क्यों ना देते, वो हमेशा कम पड़ेंगे। सभी लोग यहाँ पर रिस्पेक्टफुली आंटी को सल्यूट करने लग जाते हैं और ग्रीट भी करते। लेकिन उतने में यहाँ पर जिया आ जाता है मिस्टर लीन को और सभी लोगों को एक अच्छा सा गिफ्ट देने के लिए। उस पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग सेव की गई थी, वही पास्ट गोल वाले इवेंट की। तो वहाँ पर लीन नीचे जाने वाला था उसे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन इतने में यहाँ पर आंटी बोलना शुरू कर देती है। शाह को कभी नहीं पता था कि यहाँ पर उसकी मॉम उस पर बिलीव करेंगी, लेकिन वो उसकी मॉम ही तो है, जहाँ पर वह सभी के सामने अपनी बेटी को डिफेंड करती है और बताती है कि उनकी बेटी ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। और एक एक करके उन्होंने सारी स्टोरी बता रही थी कि किस तरीके से शुरुआत से मेरी बेटी का बस एक ही मोटिव था कि वो इतने बड़े से शहर में अगर पढ़ाई करे और हमारे छोटे से गाँव का नाम रोशन करे, उस छोटे से गाँव में जितनी भी तकलीफें हैं, स्कूल नहीं है, वो सभी चीज़ों को डेवलप करे एक अच्छी न्यूज़ एंकर बनकर। सभी लोग यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बड़े इमोशनल हो जाते हैं और आंटी यहाँ पर बेहोश हो जाती है शॉक की वजह से, जिसके बाद लीन तुरंत ही दौड़ कर आता है। वो लोग आंटी को लेकर हॉस्पिटल में जाते। तब डॉक्टर यहाँ पर बताते कि आंटी यहाँ पर वेजिटेटिव स्टेट में, यानी कि उनका उठ पाना थोड़ा मुश्किल है, और शाह इस टेंशन के बारे में बेहोश हो जाती है। वही दूसरा इतने में यहाँ पर असिस्टेंट वो सभी के सभी स्क्रिप्ट लेकर आ जाता है, जो कि यहाँ पर शाह ने लिखी होती है, और उन्हें पता चलता है अब तक के जितने भी यहाँ पर ब्लॉकबस्टर स्क्रिप्ट सही है वो सब कुछ शाह ने लिखी है, लेकिन इनमें से किसी पर भी यहाँ पर शाह का नाम है नहीं, बिकॉज वो सारे के सारे क्रेडिट्स जेमी जो लेकर चली गई है। तब लीन को यहाँ पर रियलाइज होता है कि वो गलत बिल्कुल नहीं था। शाह पहले की तरह अभी भी यहाँ पर उतनी ही स्मार्ट और स्पार्कलिंग गर्ल है, उतनी ही टैलेंटेड गर्ल है, लेकिन बस यहाँ पर हालात ने चीज़ें बिगाड़ कर रख दी थी, इस वजह से उसे इन सभी चीज़ों के थ्रू गो थ्रू होना पड़ रहा था। वही दोस्तों यहाँ पर कुछ समय बाद शाह उठना शुरू कर देती, और वह जैसे उसे उठते कहती कि माफ़ करना, मैं अब अपना सामान पैक कर आज शाम तक निकल जाऊँगी। लीन यहाँ पर उसे पूछने लग जाते कि आखिर ये सब क्यों, और शाह से बता रही होती अपने स्कूल वाला इंसिडेंट, जो कि सभी ने भी देखा होगा और लीन ने भी। लीन उसे कहने लग जाते कि उस समय तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, और वो एंटायर लोग इस चीज़ के जिम्मेदार है जो कि तुम पर हंस रहे थे उस समय।
तुम यहाँ पर एक बेचारी बच्ची थी जिसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया था, और तुम्हें क्यों लगता है कि इन सब चीज़ों में यहाँ पर तुम्हारी गलती है, जहाँ पर तुम्हें लोगों से भागना चाहिए? असली फेस तो उन्हें छुपाना चाहिए जो लोग वहाँ खड़े होकर तुम पर हंस रहे थे और तुम्हें जज कर रहे थे। तब यहाँ पर शाओ को रियलाइज़ होता है कि लीन यहाँ पर उसे कितना समझता है, वो उसकी रियलनेस को समझ पा रहा है। एंड तब यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाती है। लीन उसे कहता है कि देखो, अगर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता तो वो मैं जेन्युइनली अपने हाथ से करता हूँ, भले वो तुम्हारी मॉम हो या तुम क्यों ना रहो। मैं यहाँ पर तुम सबका ध्यान रखने के लिए रेडी हूँ, और ये कोई मैं तुम्हारे पे फेवर नहीं कर रहा, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है। एंड उस समय यहाँ पर वो शाओ को प्रपोज कर देता है वेडिंग रिंग के साथ में, जहाँ पर शाओ भी उसे रोते रोते हाँ कह देती है। और फिर फाइनली वो लोग जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले ही लेते हैं। और शाओ को अभी भी ये सब कुछ सिर्फ एक सपना जैसा लग रहा होता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं उस पुराने घर पर शाओ का कुछ सामान लेने के लिए। तब लीन यहाँ पर उससे पूछता कि क्या तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की याद आ रही है? शाओ कहती कि नहीं, मेरा कुछ इंपॉर्टेंट सामान है जो कि मुझे लेना है। एंड वो होता है वही नोटबुक जिसके अंदर यहाँ पर लीन का लिखा हुआ नोट था। जैसे ही वहाँ पर लीन आता है, शाओ उस चीज़ को छिपा देती है। लीन कहते कि ओह, तो ये नोटबुक तुम्हारे लिए बहुत प्रीशियस है। शाओ कहते कि नहीं, इस नोटबुक के अंदर रखी हुई चीज़ है। और यहाँ पर लीन समझ जाता है कि फिलहाल शाओ से वो चीज़ दिखाना नहीं चाहती, पर वो अपने आप को समझाता है कि भले वो हिडन चीज़ कोई भी क्यों ना हो, फिलहाल यहाँ पर शाओ मेरी है। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं वो लोग जाने लगते। लेकिन तब तक सी और जेमी वहाँ पर आ गए थे, तो शाओ और लीन भी उस कमरे के अंदर अपने आप को लॉक कर लेते। जेमी और जी मिलकर तो यहाँ पर शाओ और उसकी मॉम की बुराई कर रहे होते, और साथ साथ ये भी कह रहे थे कि लीन को तब यहाँ पर शाओ की सच्चाई पता चल गई होगी, जहाँ पर लीन ऐसे वुमन को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और लीन यहाँ पर शाओ से कह रहे थे कि देखा, मैंने उन्हें गलत प्रूव कर दिया। एंड यहाँ पर वो शाओ से कह रहे थे कि तुम बहुत ही इनोसेंट लड़की हो, मुझे पता है कि तुम्हारे डिक्शनरी में रिवेंज नाम की कोई चीज़ होगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को सज़ा देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भगवान तो उन्हें सज़ा देगा ही, लेकिन हमारे के लिए हमें भी उन्हें सज़ा देनी पड़ेगी। और मैं ये सब कुछ यहाँ पर तुम्हारी परमिशन से करना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैंने लेट को भी कर दूंगा। वही दिल से यहाँ पे इन दोनों की क्लोजनेस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। जी को और जेमी को लगता है कि ज़रूर कोई कमरे में होगा, तो वो लोग कमरे में चेक करते, बट वहाँ पर बस एक कैट होती है, तो वो लोग कमरे को वापस से बंद कर देते। लेकिन असल में वो दोनों तो यहाँ पर उस डोर के पीछे छुपे हुए थे। जिसके बाद यहाँ पर लीन उसे कह रहा होता कि देखो, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जल्दबाजी में शादी हुई है डजंट मीन कि तुम्हें अपने आप पर यहाँ पर इतना प्रेशर डालना है। तुम्हारे पास अभी भी एकदम लंबा टाइम है, तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो जी तुम मुझे बताओ, तुम इंडिपेंडेंट होकर रहो, ना कि किसी डर कर। फिर वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं लीन को और शाओ को, जो कि चले जाते हैं यहाँ पर शाओ की मम्मा से मिलने के लिए। एंड तब यहाँ पर शाओ की मम्मा ने उनके लिए ढेर सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी हुई थी, जो लीन यहाँ पर उस चीज़ को ले लेता है और बड़े ही प्राउडली एक्सेप्ट करता है एज ए गिफ्ट एक मॉम की तरफ से। फिर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं। जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं जेमी को, और उसे यहाँ पर मैनेजर से कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर जेमी को वर्क पे वापस बुला रहा होता है। जेमी यहाँ पर डबल खुश हो जाती है और चली जाती है जी के साथ वहाँ पर काम के लिए। तब यहाँ पर वो लोग शाओ को देखकर हैरान थे और कह रहे होते कि शाओ, अब यहाँ पर तुम्हारी ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। शाओ तो यहाँ पर बड़े कॉन्फिडेंटली आई हुई थी। एंड यहाँ पर हमें शाओ का एक न्यू रूप भी देखने के लिए मिलता है। वही दूसरे दिन यहाँ पर मैनेजर आ जाते, जो कि आकर बता रहे थे कि उन्हें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अनाउंस करनी है। तब तक लीन और असिस्टेंट भी आ जाते। जेमी को लग रहा था कि ज़रूर वो लोग यहाँ पर मेरी प्रमोशन के बारे में बात करेंगे और मेरी पोस्ट के बारे में, लेकिन उसका ठीक यहाँ पर अपोजिट होता है। मैनेजर बताने लग जाता है कि जेमी को उसकी पोस्ट से डिसमिस किया जाता है और यहाँ पर शाओ को उससे भी हायर पोस्ट दी जाती है, जहाँ पर अब सब कुछ शाओ के अंडर ही वर्क करेगा। ये सुनते ही यहाँ पर जेमी को गुस्सा आ जाता है। मैनेजर कहता है कि और हाँ जेमी, तुम्हारी सैलरी में से भी कट ऑफ होगा। अगर जॉब पर रहना चाहती तो रह सकती हो, वरना जा सकती हो। और वैसे भी यहाँ पर तुम्हारी शक्ल सबने देख लिया, तुम्हारा नाम सभी लोग जानते, जहाँ पर कोई भी तुम्हें हमारे अलावा जॉब नहीं देने वाला है। तो बेहतर होगा अगर तुम यहीं पर रहकर जॉब कर लो, तो उसे कम सैलरी में हम कुछ महीने बाद तुम्हारी सैलरी की बात ज़रूर कर लेंगे। ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो वहाँ से चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर सभी लोग शाओ का वर्क देखते हैं और जेमी का। तब उन्हें रियलाइज़ होता है कि ये तो जेमी के वर्क जैसा है, और शाओ सभी के सामने यहाँ पर सच्चाई खोलकर सभी को बता देती है कि अब तक यहाँ पर जेमी ने सिर्फ और सिर्फ शाओ का वर्क शोकेस किया है। आज तक उसने खुद से एक काम भी नहीं किया। ये प्रमोशन, ये हायर सैलरी, उसे अब तक जो कुछ भी चीज़ें मिली थी वो शाओ के स्क्रिप्ट्स की वजह से मिली थी, ना कि उसकी मेहनत की वजह से। और वही दूसरे यहाँ पर तो वो सभी को ये बिलीव दिलाने की कोशिश कर रही है कि जो कुछ भी शाओ बोल रही है वो सब कुछ बस एक झूठ है। बट शाओ को यहाँ पर पता होता है कि वो सच बोल रही है।
तब यहाँ पर वो प्रूफ की तरह उन सभी को सभी चीज़ें बताना शुरू कर देती है। और तब यहाँ पर जेमी को वहाँ तक लाने का तो बस एक ही एम था कि ऑफिस में आकर उसकी बेइज्जती की जाए। यहाँ पर लीन शाह के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। वह दूसरा यहाँ पर जेमी को वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। तब वो सभी लोग यहाँ पर फैंस को देखते हैं जो कि शीन के लिए दौड़ रहे थे। तब वो लोग शीन के बारे में रिसर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि वो तो वही स्कूल वाली लड़की है जो कि एक बहुत ही फेमस पियानिस्ट बन चुकी है। तब उनके पास एक न्यू आइडिया आ जाता है, जिसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं शीन को और वह सभी लोगों को अपना ऑटोग्राफ दे रही होती है। सभी लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शीन के जैसे बनना चाहते। इतने में यहाँ पर शीन बड़ी हम्बल और काइंड नजर आ रही थी, लेकिन जब वो कार में बैठती है हम यहाँ पर उसका एक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पर वो अपने स्टाफ को ट्रीट करती है और समझ आता है कि और हमें समझ आता है कि सब कुछ तो यहाँ पर बस फैंस के सामने दिखाने के लिए सिर्फ दिखावे वाले ड्रामा है, लेकिन इन रियलिटी वो अभी भी वैसी पिच की पिच है। जिसके बाद में यहाँ पर पर्सनली उसे कॉल आ जाता है जेमी की तरफ से, और जेमी यहाँ पर उसे अपकमिंग इवेंट के बारे में बता रही थी और सेम इवेंट के बारे में यहाँ पर शाह सभी को बता रही होती है, जिस चीज़ के लिए वो सभी लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। शाह यहाँ पर चली जाती है अपनी मॉम से मिलने के लिए। एंड असिस्टेंट यहाँ पर लीन से पूछ रहा होता है कि आपको नहीं लगता कि मैडम अभी अभी आई है और अगर वो इतना बड़ा इवेंट हेल्ड करेंगी तो फिर यहाँ पर उनके ट्यूमर पर इम्पैक्ट कर सकता है। तब वो कहने लग जाता कि नहीं, एक ना एक दिन शाह को यहाँ पर इन सभी चीज़ों के साथ में लड़ना ज़रूर होगा। जल्दी से सही, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हमेशा उसके साथ खड़ा रहूँगा और वो जितना जल्दी हील हो सके उसके ट्रॉमा से उतना ज़्यादा बेहतर होगा। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते शाह को जो कि अपनी मॉम के पास ही बैठे बैठे सो जाती है। लीन आकर यहाँ पर उसे सोफा के पास रखता है और उसे सुलाने लग जाता है। लीन को उसकी ग्रैंडमा को कॉल आता है जो कि उसे बहुत चिल्ला रही होती है कि तुम चाइना में वापस आए, तुमने शादी कर ली और मुझे पता भी नहीं चला कुछ भी। आखिर कौन है मेरी डॉटर इन लॉ जहाँ पर तुम इतने लकी हो गए कि उसके साथ में तुम्हारी शादी हो गई। तब लीन यहाँ पर ग्रैंडमा को वो लड़की यानी कि वो स्टूडेंट शाह के बारे में याद दिलाने लग जाता है, जिसके बारे में यहाँ पर उसने ग्रैंडमा से बात की थी। ग्रैंडमा यहाँ पर इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लीन के लिए भी। एंड फिर हम यहाँ पर फाइनली वो इवेंट वाला दिन देखते हैं जहाँ पर शाह के लिए लीन ने अलग अलग डिज़ाइनर्स को लाया था, कोई ड्रेस के लिए, कोई मेकअप के लिए, कोई उसके एकदम ब्यूटीफुल फेस के लिए, और सभी लोग यहाँ पर से बड़े ब्यूटीफुली रेडी भी गए थे। जिसके बाद वो इवेंट के लिए निकल पड़ती है एंड इस इवेंट की यहाँ पर स्पेशल गेस्ट शीन वहीं पर आ जाती है, जहाँ पर उसकी चमचियाँ अभी भी उसके साथ एज अ असिस्टेंट ही वर्क कर रही होती है। तब वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं शाह के सामने और उसे दिलाने की पूरी कोशिश करते, और वो लोग उससे ऐसे घूरे थे कि जैसे उसे अभी के अभी ही खा जाएंगे। एंड यहाँ पर आज वो शीन का इंटरव्यू लेने वाली थी, और ये इंटरव्यू यहाँ पर शाह की तरफ से एक स्पेशल वाला प्रोग्राम होता है जो कि यहाँ पर सिंगल वुमेन के लिए था, जिन्होंने यहाँ पर इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया हुआ है। इस वजह से आज की पहली इंटरव्यू देने वाली शीन आई होती है। शाह यहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर मेरे एंकर से गलती हो गई है, यहाँ पर प्रोग्राम कुछ और कर रहे हैं और बुलाया किसी और को गया है। शीन समझ जाती है कि वो उसकी बेइज्जती करने की कोशिश कर रही है। तब यहाँ पर उसे कहती है कि शाह, लगता तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है, मैं बहुत ही अच्छा पियानो प्ले करती हूँ, जिससे मैंने यहाँ पर बहुत कुछ हासिल किया है, इस वजह से आज मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने बैठी हूँ। शाह कहते कि अच्छा, तो क्यों ना तुम यहाँ पर पियानो प्ले करके दिखा दो, क्योंकि आज तक तो मैंने सुना ही नहीं। जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी के सामने पियानो प्ले करती है और सभी लोगों से चीयर अप करते। फिर वो शाह को पियानो प्ले करने के लिए कहती है। शाह मना कर देती है उसे बताते हुए कि उसे पियानो प्ले करना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जाकर एकदम गंदा पियानो प्ले करती है, जहाँ पर सभी लोग शाह को बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं। स्पेशली यहाँ पर इस सभी चीज़ों की शुरुआत की थी शीन की चमचियों ने, जिस वजह से यहाँ पर सभी लोग प्रवोक हो गए थे कि ये कैसी इंटरव्यूअर है जो कि यहाँ पर बेचारे शीन को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। वह इतने में यहाँ पर शाह एक लीफ को लेकर आती है और उस लीफ की मदद से यहाँ पर वो फ्लूट प्ले करती है, अपना ट्रेडिशनल वाला जो कि यहाँ पर गांव में हुआ करता है। जिस फ्लूट को सुनते सभी लोग बहुत इमोशनल हो जाते एंड यहाँ पर फिर शाह को ही सपोर्ट कर रहे होते। मैनेजर तो यहाँ पर डबल खुश हो जाता है, बिकॉज जब शीन यहाँ पर प्ले करी थी तब व्यूज़ बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पर शाह ने फ्लूट प्ले करना शुरू किया वैसे व्यू ने टारगेट स्पॉट से हटकर एक्स्ट्रा व्यूज ला दिए, जिस वजह से अब उनके चैनल का टीआरपी और इस प्रोग्राम का प्रॉफिट मनी एकदम डबल ट्रिपल हो चुका है। उसी बात को लेकर यहाँ पर वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आने वाले थे। तब यहाँ पर शाह उन सभी को समझा रही होती है कि जस्ट बिकॉज मुझे यहाँ पर पियानो प्ले करना नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे जज करेंगे। जस्ट बिकॉज मैंने यहाँ पर एक्सपेंसिव चप्पल नहीं पहने हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे जज करेंगे।
सभी की सभी चीज़ें यहाँ पर माउंटेन से सिटी आती है। लोग सिटी से माउंटेन जाते रिलैक्स करने के लिए। अगर हम भी वहाँ पर सिटी बसा कर रख दें तो फिर हम में और आप में फ़र्क क्या रह जाएगा। बस डिफरेंस यही है कि वहाँ के लोग पैसे से ज़्यादा एक दूसरे का सपोर्ट, एक दूसरे का लव चाहते हैं, और आज यहाँ पर सिटी में सिर्फ लोग पैसे अर्न करना चाहते। ऐसे समझाते हुए यहाँ पर वो उन्हें अपने साइड की स्टोरी बता रही होती कि किस तरीके से उसके साथ स्कूल में गलत हुआ था। सभी लोग यहाँ पर शाह को चीयर अप करने लग जाते एंड शाह शीन से कहती कि तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, तुम वैसी की वैसी बुली हो। अब शीन समझ जाती कि इसके पहले उसकी और बेइज्जती हो, यहाँ से निकल लेना बेहतर होगा, और वह चली जाती है। वही दूसरे यहाँ पर मैनेजर शाह को कंग्रेचुलेट कर रहे थे और उसे यहाँ पर अपनी टॉप 1 एम्प्लॉय बना रहे होते। यहाँ पर तो लीन भी शाह के लिए बहुत खुश हो जाता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं उन दोनों को, जहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं अपने क्लब की पार्टी में। शाह को यहाँ पर सभी लोग कंग्रेचुलेट कर रहे थे। शाह रेस्टरूम की ओर जाती है जहाँ पर जिया का तमाशा करना शुरू कर देता है, उससे माफ़ी मांगना शुरू कर देता है, और ऑफकोर्स ये बात है शाह से माफ़ क्यों ही करेगी। तब वो यहाँ पर से ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाना चाहता था, लेकिन लीन आकर यहाँ पर शाह की मदद करता है और वो लोग घर पर जाते हैं जहाँ पर दोनों की तो हैप्पी कपल्स वाली लाइफ शुरू हो चुकी थी। इवन मॉर्निंग भी यहाँ पर शाह की एकदम स्वीट किस्से से शुरू होती है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ग्रैंडमा को, जहाँ पर शीन का जो इगोइस्टिक साइड है वो ग्रैंडमा को दिख चुका था, लेकिन यहाँ पर शीन को पता नहीं होता कि आखिर ग्रैंडमा किसकी ग्रैंडमा है। वह दूसरे ग्रैंडमा यहाँ पर चली जाती है शाह से मिलने के लिए, जहाँ पर वो उसे देखकर बहुत खुश थी एंड वो उसे अपने बारे में भी बताती है। इतने में यहाँ पर लीन और शाह उसी के कमरे में होते हैं, जहाँ पर लीन को शाह की डायरी मिलती है और वो उसकी परमिशन से उस डायरी को ओपन करके देखना चाहता था। उसे लग रहा था कि शाह ने अपने फर्स्ट लव के बारे में कुछ लिखा होगा, पर नहीं, उसे यहाँ पर वो नोट मिल जाता है जिसे देखकर यहाँ पर वो मुस्कुराने लगता है। इतने में यहाँ पर वो शाह के क्लोज जाता है एंड यहाँ पर वो उसे उस नोट के बारे में बताने लग जाता है। तब जाकर यहाँ पर शाह को पता चलता है कि लीन और वो दोनों एक दूसरे से तो बहुत पहले से कनेक्टेड है। तब वो उसे यहाँ पर रीज़न पूछने लग जाते कि आखिर उसने कभी शाह को अप्रोच क्यों नहीं किया, और वो उसे फिर उस दिन के बारे में बता रहा होता है। वो दिन उसके लिए बहुत ही क्रूशल दिन था, उसके मॉम डैड की डेथ होना और इमरजेंसी फ्लाइट से यहाँ पर वापस यूएस जाकर सभी बिजनेसेस को हैंडल करना। वो वही सोच रहा होता है कि मैं वापस से सिर्फ यहाँ पर तुम्हारे लिए लौटा था ताकि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ शादी कर सकूँ। तब वो उसे कहने लग जाती कि अगर ऐसी बातें तो आकर बता देती कि तुम वही पर्सन हो। लीन कहता है कि मुझे क्या सपना आएगा कि तुमने अभी तक मेरी चीज़ संभाल कर रखी होगी, मुझे तो तुम यहाँ पर बोल ही रही हो कि मैं तुम्हें पता भी नहीं था। तो बताओ मैं किस मुँह से यहाँ पर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता, तुम्हें तो यहाँ पर मैं फिर कोई वियर्ड पर्सन नजर आने लग जाता। एंड दोनों के यहाँ पर पता चल जाए कि दोनों डेस्टिनी से एक दूसरे से मिले हुए हैं। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि यहाँ पर अपने न्यू लाइव स्ट्रीम के लिए रेडी हो रही थी, और तभी यहाँ पर कुछ सेटअप में प्रॉब्लम आ जाता है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं लीन को और असिस्टेंट को, जिन्होंने यहाँ पर उस पर्सन को पकड़ रखा था जो कि यहाँ पर शाह के लाइव स्ट्रीम में प्रॉब्लम करने वाला था। लेकिन यहाँ पर जैसे वो लोग मास्क हटाते समझ जाते कि ये तो कोई और ही पर्सन है, और वो लोग जिसे ढूंढ रहे थे वो नहीं है। उसने चकमा देकर वहाँ से वो गायब हो गया। तब उसका शक यहाँ पर चला जाता है शीन की ओर, जिसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं शाह को, जो कि सभी चेकअप कर रही होती है। लीन निकल पड़ता है यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए। इतने में यहाँ पर आ जाता है एक पर्सन जिससे मास्क पहना हुआ था, और वह यहाँ पर अपना मास्क हटाता है, और वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर उसके स्कूल का ही प्रोफेसर था, जो कि यहाँ पर उसे जान से मारने के लिए आया था। तब यहाँ पर शाह से लड़ने की कोशिश करते हैं और उतने में वहाँ पर शीन आ जाती है अपनी चमचियों के साथ में, जिसके बाद में शाह को पता चलता है कि यहाँ पर उस प्रोफेसर को बुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि शीन खुद ही थी। बिकॉज ये एक ऐसा ऑडिटोरियम है जहाँ पर विदाउट परमिशन कोई अंदर नहीं आ सकता है अनटिल एंड अनलेस कोई स्पेशल गेस्ट आकर हाँ ना बोल दे, विच मीन्स ये सब कुछ यहाँ पर शीन की वजह से हो रहा है। एंड शीन यहाँ पर उस दिन के बारे में सभी को बताने लग जाती है, यानी कि शाह को, कि तुम्हें पता है किस तरीके से मैंने और मेरी फ्रेंड से मिलकर यहाँ पर तुम्हें फंसाया था। वो ब्रेसलेट मेरी फ्रेंड के हाथों में था, हम तो बस यहाँ पर नाटक करते कि ऐसे हम तुम्हारा यहाँ पर बैग चेक कर रहे, और फिर क्या सभी को सचमुच लगने लग गया कि यहाँ पर तुमने ब्रेसलेट को चुराया हुआ है, बिकॉज तुम इतनी पुअर फैमिली से बिलोंग जो करती थी। और तुम क्या यहाँ पर मुझे कंपेयर कर रही हो, अगर तुम रिच फैमिली से होती तो तुम भी मेरी तरह ही होती। बस शाह से बताती कि नहीं, वो चाहे यहाँ पर कोई भी फैमिली में क्यों ना बॉर्न हो जाए, शाह हमेशा शाह की तरह रहेगी, एक अच्छी पर्सनैलिटी की तरह, एक अच्छे ह्यूमन बींग की तरह। एंड तब यहाँ पर शीन उन सभी को परमिशन दे देती है शाह के ऊपर अटैक करने के लिए। उसी समय वहाँ पर लीन आ जाता है और साथ साथ यहाँ पर पर्दा खुल जाता है, जहाँ पर अब जाकर हमें पता चलता है कि ये सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा था,
और साथ साथ ऑडियंसेस ने शीन का रियल फेस भी देख लिया होता है। शीन इन सभी लोगों को देखकर यहाँ पर डरने लग जाती है एंड यहाँ पर वो सभी को झूठ बोलने की कोशिश कर रही थी कि वो लोग तो बस यहाँ पर अपने स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। शाह यहाँ पर ताली बजाने लगते हैं, कहते कि जरा मुझे बताना ये कौन सी स्क्रिप्ट है जहाँ पर इंटरव्यू के टाइम पर हम सभी लोग ऐसी बेहुदा स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस कर रहे। तब यहाँ पर शीन सभी लोगों का ब्रेन वॉश करने की कोशिश करती, पर सभी लोगों के सामने उसकी सच्चाई अब आ ही चुकी थी। इतने में वहाँ पर लीन भी आ जाता और साथ साथ ग्रैंडमा भी। फिर हमें पता चलता कि आखिर शाह और ग्रैंडमा मिलकर क्या बातें कर रहे थे। ग्रैंडमा की टकरार ऑलरेडी यहाँ पर शीन के साथ हो चुकी थी और यहाँ पर शाह ने भी ग्रैंडमा को अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था, बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि इस फैमिली से यहाँ पर उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी छुप सके, बिकॉज उन्हें सब कुछ जानने का हक बनता है। और तब यहाँ पर ग्रैंडमा को शीन की बात याद आती है और वो लड़की भी, जिसके बाद ये सारी प्लानिंग यहाँ पर ग्रैंडमा और शाह ने मिलकर की थी। इस वजह से यहाँ पर आज ये सब कुछ हो पाया है। वही दूसरी यहाँ पर पुलिस आती है जो कि यहाँ पर शीन को अरेस्ट कर चली जाती है फॉल्स एक्विजिशंस की वजह से और किसी के लाइफ को एंटायरली ख़राब करने की वजह से। साथ साथ यहाँ पर उसके ऊपर ढेर सारे केसेस भी हुए थे कि वो अपने स्टाफ को बुली करती है, लेकिन अपनी पावर की वजह से वो सभी केसेस वापस ले लिए गए थे। लेकिन अब सब कुछ यहाँ पर रीन्यू ओपन होने वाला है। वही दूसरी यहाँ पर शाह थी जो कि अपनी सारी स्टोरी उन्हें बता रही होती है और फाइनली यहाँ पर उसने अपना गोल पूरा ही कर लिया था, जहाँ पर वो चाहती है कि भले वो सिटी में रहे, माउंटेन में रहे या कहीं पर भी रहे, वो मैरिज रहे अनमैरिज रहे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा एम्पावर्ड ही होती है। वही दूसरे यहाँ पर स्टेज पर आ जाता है लीन जो सभी के सामने अपनी क्यूट सी वाइफी को यहाँ पर बुके देता है और साथ साथ वही नोट भी जो कि यहाँ पर उसने अच्छे से लिखी थी। शाह यहाँ पर से थैंक यू बोलती है और शाह को यहाँ पर मिलती है एक अच्छी सी हैप्पी एंडिंग और वही दूसरा उन लोगों को उनकी की सज़ा मिल ही जाती है। और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।